नमस्कार, मेरा नाम है कोमल शाह और आप देख रहे हैं देश रोजाना। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है लोकतंत्र, जो कि हमारा ही नहीं हर राजनीतिक पार्टी का मुद्दा बन चुका है, जो कि जनता की ताकत हुआ करती थी। लोकतंत्र जो कि एक अहम हिस्सा था हमारी समाज का, उसे राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, सब ने एक राजनीति का मुद्दा बना लिया है। या फिर ये वाकई खतरे का विषय, क्या लोकतंत्र सही मायनों में हमारी ताकत है या अब उस पर खतरा मंडरा रहा है? आइए चर्चा करते हैं इस विषय में। क्यों राहुल गांधी को उठाना पड़ा भारत का संविधान? क्यों विपक्ष नेता को लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? क्यों समय समय पर विपक्ष सामने लेकर आ रहे हैं लोकतंत्र के मुद्दे को? लोकतंत्र क्या वाकई खतरे में है या सिर्फ ये सियासी चाल है? इस बात पर निष्कर्ष पे हम जरूर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं ये मुद्दा उठा कहां से, ये मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई। आइए जानते हैं। 2014 जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार बहुमत में आई, तब विपक्ष खासकर कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए गए कि संसद में विपक्ष भूमिका कमजोर हो रही है। विपक्ष जिसे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो जनता की आवाज बनती है, जो जनता को एक तरह से आवाज और उसके अधिकारों की रक्षा करती है, सिर्फ आलोचना ही नहीं बल्कि सरकार की नीतियों को बेहतर विकल्प भी देती है। इतनी अहम भूमिका विपक्ष की लोकतंत्र में होने के बाद अगर इस बात पर चर्चा हो रही है कि वो संसद में कमजोर पड़ रहा है, तो ये वाकई एक चिंता का विषय है। अगर यही पक्ष कमजोर होगा तो सरकार जवाबदेह नहीं रहेगी और लोकतंत्र एक पक्षीय शासन यानी कि वन पार्टी रूल बनकर रह जाएगी। अब बात करते हैं 2016 नोटबंदी, एक ऐतिहासिक फैसला भाजपा सरकार का, जो कि हम सब जानते हैं। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये फैसला बिना संसद में चर्चा के है, बिना तैयारी के है, बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के लिया गया है। उसके बाद आता है 2018, जो कि सच में चौंका देने वाला था, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात कही जाती है कि चीफ जस्टिस महत्वपूर्ण मामलों का बंटवारा सही तरीके से नहीं कर रहे। जज ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सही तरीके से नहीं चलाया जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने चीफ जस्टिस को बार बार पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई, लेकिन सुधार नहीं हुआ और मजबूरन होकर हमें जनता के सामने आकर अपनी बात कहनी पड़ी। इसके बाद तो विपक्ष के बयानबाजी लोकतंत्र मुद्दे पर और भी ज्यादा तेज हो गई। ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट के जज जनता के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस तरह की बातों को हमारे सामने रखते हैं। तो उसके बाद आता है 2020, यानी कि जब पास हुआ 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई खामियां रही होगी, लेकिन लोकतंत्र पर इसका कैसे वार हुआ ये समझिए। विपक्ष का कहना था कि किसानों के बिना चर्चा किए, बिना लोकतंत्र प्रक्रिया के ये किया गया है, ये सुधार कॉर्पोरेट के लिए है, किसानों के लिए नहीं। जबकि इस बिल का नाम किसान बिल के नाम से था, तो ये कॉर्पोरेट के हित में क्यों है? इस पर विपक्ष ने कई ताने कसे, कई सवाल उठाए और जिसके तहत लोकतंत्र की ताकत दिखी भी और इस पर कई अमेंडमेंट यानी कि संशोधन भी किए गए। उसके बाद 2021-22 ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, चलता ही गया। तो सुनिए, 2021-22 में जब ईडी सीबीआई की छापेमारी जब विपक्ष के नेताओं की ओर बढ़ी, तभी भी विपक्ष ने आरोप लगाए कि इन एजेंसियों को इस्तेमाल राजनीति बदले के लिए हो रहा है और सरकार इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ ईडी के बारे में नहीं था, कई ऐसी संस्था थी जिस पर उस टाइम पे आरोप लगाए गए कि सत्ता पक्ष उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जो कि इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्य करने चाहिए। इस बीच पत्रकारिता और कार्यकर्ताओं पर भी यूएपीए और राजद्रोह जैसे कानून लगाए गए, जिसने एक बार फिर लोकतंत्र की नींव को हिलाने का काम किया। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए 2023 और 24 की बात करें तो चुनाव के दौरान उनका सीधा नारा था कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाना है। जनता के बीच में खड़े होकर उन्होंने चिल्ला कर अपनी ये बात कही कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है और जनता के कुछ पक्ष इसके सहमति में भी थे। अब हाल ही में अगर बात करें तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राहुल गांधी सबके सामने आए और उन्होंने
कई ऐसे मुद्दों को उठाया, कई ऐसे बातें जनता के सामने रखी जिससे सच में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े उठते हैं। और उसके बाद उनकी तरफ से कोई जवाब ना मिलना, खासकर कि संतोषजनक जवाब ना मिलना भी एक सवाल खड़ा करता है। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। और ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर राहुल गांधी बिहार में पहुंच गए, बिहार की जनता के बीच पहुंच गए। उन्होंने इसके खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा तक शुरू कर दी। अब आपने सुना, आपने देखा कि किस तरह से इस बहस की शुरुआत हुई, कहाँ से ये मुद्दे उठे और कहाँ तक जाकर ये चले और कितना आगे तक ये चलेंगे। अब इंडिविजुअल यानी कि हम सब सोचना होगा, हम सबके अपने इस पर विचार होंगे। हम सब सोच सकते हैं खुद से ही कि हम लोकतंत्र को बचाना है, कि लोकतंत्र किस तरह से किस मोड़ जा रहा है। लेकिन इन सभी के बीच सबसे ज़रूरी ये सोचना है कि जब 2018 में राहुल गांधी ने सबसे पहले संविधान को हाथ में लेके राजनीति का मुद्दा बनाया, तो मोदी जी ने भी जवाब में संविधान के आगे सर झुकाते हुए नजर आए। ये लोकतंत्र जो जनता की ताकत है अब राजनीति का मुद्दा बनकर रह गई है। या फिर बातों से ये भी स्पष्ट नहीं होता कि ये वाकई क्या चिंता का विषय है, इस पर चिंता सच में जायज़ है, सच में लोकतंत्र खतरे में है। अगर वाकई ऐसा है तो अब आगे बढ़कर बिना किसी पक्ष को आगे रखकर जनता पक्ष को ही ये सोचना होगा कि लोकतंत्र अगर जनता को ताकत देता है तो संसद में जो लोग बैठे हैं इस लोकतंत्र की ताकत को क्षीण करने का प्रयास तक ना करें। विपक्ष या सत्ता पक्ष नहीं बल्कि जनता पक्ष सबसे मजबूत होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कोमल झा आपके साथ, बने रहिए बाकी अपडेटों के लिए देश रोजाना के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।